सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के D-21 रिकॉनेसेंस ड्रोन के बारे में। ये शायद पहला ऐसा ड्रोन था जिसने हाइपरसोनिक स्पीड को क्रॉस किया था। तो इतना अच्छा होने के बावजूद ये ड्रोन यूएस एयरफोर्स में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपको D-21 के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, लॉकहीड D-21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका नाम आज तक बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, लेकिन ये लॉकहीड मार्टिन का एक ऐसा ड्रोन था जो अगर बन जाता तो ये काफ़ी घातक हो सकता था, क्योंकि रिकॉनेसेंस ड्रोन की जगह यूएस एयरफोर्स ने ये प्लान कर लिया था कि इस ड्रोन को वो एक क्रूज मिसाइल के जैसे भी यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं इस खतरनाक ड्रोन के बारे में। दोस्तों, 1960 में जब यूएस एयरफोर्स का एक U-2 स्पाई प्लेन मार गिराया गया था, तो उसके बाद से यूएस एयरफोर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ड्रोन बनाएं जो कि हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के हाई स्पीड पे दुश्मन के क्षेत्र का पूरा विजुअल्स हमारे पास भेज सकें, और अंत में जो पेलोड था यानी कि जो उनका कैमरा था उसको कहीं डिटैच करके ये खुद तबाह हो जाएं। और इसी कॉन्सेप्ट में प्रकाश में आया D-21 प्रोजेक्ट। हालांकि D-21 का शुरुआती नाम कुछ और था जिसे बाद में बदल करके D-21 कर दिया गया। तो आइए इन्हीं सब के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो D-21 की शुरुआत होती है 1960 के दशक से, जब लॉकहीड मार्टिन की एक सीक्रेट ब्रांच जिसका नाम था कंक वर्क्स, उसने अपनी एक पेशकश यूएस एयरफोर्स और CIA के सामने रखी, जहां पर उसने ये कहा कि जिस प्रकार से उनका U-2 स्पाई प्लेन मारा गया था, तो ऐसे में क्यों ना हम एक ऐसा ड्रोन बनाएं जो दुश्मन के क्षेत्र में जाए और बिना दुश्मन को भनक लगे उनकी सारी खुफिया जानकारी अमेरिका तक पहुंचा सके। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कितना कठिन और कितना जटिल था ये बात तब समझ में आई जब इस पर काम शुरू किया गया। तो शुरुआत में केरी जॉनसन, जो कि संक वर्क के उस समय लीडर थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि वो अपने A-12 रिकॉनेसेंस प्लेन का एक कॉपी बनाएंगे जिसमें इस ड्रोन को अटैच किया जाएगा और उसी के थ्रू इस ड्रोन को लॉन्च भी किया जाएगा। और ये ड्रोन माक 3 से ज़्यादा की स्पीड को क्रॉस कर जाएगा और तकरीबन 27,000 फीट से लेकर के 27,000 मीटर से लेकर के 29,000 मीटर तक की एल्टीट्यूड में जाएगा। और इसकी जो रेंज होगी तकरीबन 5,600 किलोमीटर की होगी। और ऐसे में ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के क्षेत्र में घुसेगा, उनकी फ़ोटो कैप्चर्स करेगा और अपने पाथ के अंत में कैमरे को अपने से अलग करके खुद तबाह हो जाएगा। और इस पर अमेरिका की तरफ से हामी भी भर दी गई। तो इसको बनाने का काम जब शुरू किया गया तो समस्या ये थी कि पहले ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे अपने रेडार क्रॉस सेक्शन को कम रख सके और खुद स्टेबल रह सके। तो उस समय जितने इंजन उसमें बनाए गए थे उनमें से कोई भी इंजन इतना कैपेबल नहीं था जो इस तरह के प्रोजेक्ट को संभाल सके। और इसको नाम दिया गया था Q-12, यानी D-21 को शुरुआत में जो नाम दिया गया था वो Q-12 दिया गया था और इसको एयर लॉन्च किया जाना था। तो इसके लिए समस्या ये थी कि अब कौन सा इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे जो जॉनसन थे, केली जॉनसन, वो चाहते थे कि इसके लिए यानी Q-12 के लिए एक रैमजेट इंजन यूज़ किया जाए। और इसके लिए उन्होंने मार्केट कॉरपोरेशन से कॉन्टैक्ट किया, जो कि उस समय बोइंग के लिए CIMT बोमाक मिसाइल बना रही थी, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी। जब उनसे कॉन्टैक्ट किया गया तो ये पाया गया कि उनका जो इंजन था यानी उनका जो रैमजेट इंजन था वो RJ-43 MA-1111 था। और इस इंजन की खास बात ये थी कि ये हाइपरसोनिक स्पीड तक तो पहुंचा सकता था, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही समय तक, यानी जितना रिक्वायर्ड समय था उस ड्रोन के लिए उससे बहुत कम था। यानी यूएस एयरफोर्स चाहती थी कि उनका जो ड्रोन था वो तकरीबन 1.5 घंटे तक हवा में एयरबॉर्न रहे, लेकिन इस इंजन की मदद से वो सिर्फ 30 से 45 मिनट तक ही ऊपर रह सकते थे। अब क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के संबंध मार्केट कॉर्पोरेशन से ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए वहाँ पे निगोशिएशन शुरू हुआ और इस ड्रोन पे काम शुरू कर दिया गया। और उसके बाद एक मॉडिफाई इंजन के साथ ये ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार था, और वो इंजन था RJ-43 MA-20S4। इस इंजन को फुल स्केल पर डेवलप किया गया और बाद में Q-12 में प्लेस भी कर दिया गया। और इसी तरह 7 दिसंबर 1962 को Q-12 अपनी पहली फ्लाइट के लिए रेडी हुआ और इसी तरह उसकी लगभग पहली फ्लाइट को आयोजित भी कर लिया गया। लेकिन उसके पहले इसके इंजन को विंड टनल में टेस्ट किया गया कि क्या ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका के सामने मजबूरी ये थी
कि अगर इस ट्रायल में वो फेल हुए तो उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट सबके सामने आ जाएगा और CIA US एयरफोर्स की जो प्लानिंग थी वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उनका मकसद ये था कि वो अपने U2 मिशंस को कम करें, क्योंकि U2 मिशंस एक बार डिक्लासीफाई होने के बाद उनके ऊपर जो खतरे की घंटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जब U2 स्पाई मारा गया था तो उसके बाद उनके कई सारी खुफिया जानकारियाँ चाइना तक पहुँची थी। तो आइए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे जब इसका ट्रायल शुरू किया गया तो इसके पहले ट्रायल में देखा ये गया कि जब इसे A12 से रिलीज़ किया गया ड्रोन को, तो लगभग 4 सेकेंड तक ये ड्रोन उसी के साथ रहा और ये खतरे की घंटी थी। और बाद में कुछ दूरी पर तय करने के बाद इसके इंजन में कुछ कमियां आई जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। तो यहाँ से इसका पहला ट्रायल फ्लॉप हुआ। अब यहाँ पे US एयरफोर्स मन ही मन प्लान बना चुकी थी कि इस ड्रोन को वो रिकॉनेसेंस ड्रोन के साथ साथ एक क्रूज मिसाइल के तौर पर यूज़ करेंगे और यही ज़्यादा महत्वाकांक्षा इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए भारी पड़ने वाली थी। अब इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए और एक बार फिर से इसको लॉन्च करने का मन बनाया गया। इस बार इस ड्रोन में चेंज ये हुए थे कि कैमरे में नए फिल्म मैगजीन्स का यूज़ किया गया था और उसमें खुद का एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर इसके जो एयर इनलेट्स से उनमें छेड़खानी की गई और वहाँ पे कैमरा कंपोनेंट्स को प्लेस किया गया। अब वहाँ पे उसको नाम दिया गया हैच, यानी जहाँ पे कैमरा रखे गए थे उस मॉड्यूल को हैच कहा गया। अब इसको इस बार JC-130 हरकुलस से लॉन्च किया गया, लेकिन इस बार ये एल्टीट्यूड तक तो पहुँच गया अपने रिक्वायर्ड, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक एयरबॉर्न नहीं रह सका और इसके कैमरा मॉड्यूल जहाँ पे रखे गए थे वो अपने फ्लाइट के अंतिम समय में इजेक्ट नहीं हो पाए या उनको डिटैच नहीं किया जा सका और ये ड्रोन क्रैश हो गया। इसी तरह इनके 2-3 प्रयोग किए गए। अंत में हार करके US एयरफोर्स ने अपने प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए इंस्टॉल किया और उसके बाद फिर से इसको रिज्यूम किया। इस बार नए नाम से ये ड्रोन लॉन्च किए गए, यानी जो Q12 था उसको D21 नाम दे दिया गया। यानी यही ड्रोन आगे चल के जो Q12 था ये आगे चल के लॉकहीड मार्टिन का D21 बना और वो एयरप्लेन जिससे इसको लॉन्च किया गया था वो अब A12 से M21 बन चुकी थी। तो अब नया नाम बदल गए, काफ़ी चेंजेस हुए और इस बार US एयरफोर्स को ये उम्मीद थी कि इस बार M21 यानी D21 का जो प्रयोग है वो सफल होगा और इस बार प्लान ये बनाया गया कि इसको B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि हर बार इस ड्रोन में जो एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम थी और स्पीड की प्रॉब्लम थी वो आ रही थी। तो उसको फिक्स करने के बाद US एयरफोर्स ने प्लान बनाया कि इस बार इसको B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस से लॉन्च करेंगे और इसलिए B-52 में जिससे इसको लॉन्च किया जाना था उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए। जहाँ पे इसका जो गनर्स बैठते हैं पीछे साइड B-52 में, वहाँ पर इसके लिए एक कंट्रोल यूनिट बनाई गई। वहीं इसमें बहुत सारे चेंजेस B-52 में किए गए जो कि इस ड्रोन को कंट्रोल करने वाले थे, यानी कम्युनिकेट करने के लिए भी पूरा एक कम्युनिकेशन हॉल बना दिया गया था और इस ड्रोन को लॉन्च किया गया। इस बार ड्रोन पूरे प्लान के मुताबिक चल रहा था और इसको फॉलो करने के लिए नीचे लो एल्टीट्यूड पे अमेरिका के C-130 जहाज़ भी थे, क्योंकि जो कैमरा इससे डिटैच होना था वो ज़मीन पे गिरता तो उसको कैप्चर करने के लिए, उसकी लोकेशन लेने के लिए वो जहाज़ काम में आते। साथ ही साथ इस जहाज़ के कैमरे में एक खुद का एक ये कह सकते हैं GPS लगा दिया गया, क्योंकि अगर ये समुद्र में गिरता तो सैटेलाइट की मदद से इसको ढूंढा जा सकता था। लेकिन अंत समय में आकर के इसमें मैकेनिकल फेलियर हुआ और ये ड्रोन क्रैश कर गया। अब यहीं से इस ड्रोन की जो अग्नि परीक्षा थी वो शुरू हो गई। अब इसमें प्रपोजल ये आया कि क्यों ना इसको हम सॉलिड रॉकेट बूस्टर की मदद से उड़ाएं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई जिनकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर सकते और अंत में ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये अंत में जाकर के फ्लॉप हो गया और इसको बंद कर दिया गया। तो अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल था इस ड्रोन में। तो इस ड्रोन D21 ड्रोन का जो विंग स्पैन था वो तकरीबन 5.8 मीटर का था। वहीं इसकी लेंथ तकरीबन 13.1 मीटर की थी, इसकी हाइट 2.1 मीटर की थी और इसका जो वेट था वो तकरीबन 5000 किलोग्राम का था और इसने जो सबसे मैक्सिमम स्पीड गेन की थी वो तकरीबन 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 29,000 मीटर की थी और इसने तकरीबन अपने लाइफ टाइम में यानी अपने फ्लाइट में जो सक्सेसफुल फ्लाइट थी उसमें 5,600 किलोमीटर तक की दूरी तय की। और इसका इंजन जो है उसको हमने आपको बता ही दिया था कौन सा इंजन इसमें यूज़ हुआ था। इसके बारे में दोस्तों एक कहानी और भी प्रसिद्ध है, वो ये है कि ये ड्रोन एक बार चाइना के ऊपर से उड़ रहा था जहाँ पर इसके कुछ मैकेनिकल फेलियर्स हुए और ये क्रैश कर गया और इसके बाद से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अब इतनी ही रिपोर्ट इसके बारे में अवेलेबल है। अब ये कितनी सच है ये US एयरफोर्स जानती है और CIA जानती है। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो